केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है अर्चना। हाँ। नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए ही चला जाऊंगा। ठीक है ना, ले आऊंगा। चलो अब। अगली सुबह हरिराम लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। हरिराम एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल बंदर कराह रहा था। हे भगवान, बाप रे, इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओहो हो। हरिराम बंदर के पास बैठा था। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहां एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है। लेकिन जिस तरह ये दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको। ओम। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म सही हो गया। हाँ, अब ये बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई थी। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार साधु बाबा ने किया है। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ, तो मैं बंदरों से अब तो अलग हो गया हूँ ना। क्या करूंगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूंगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से गोलू कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो 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 चलो, घर चलते हैं।
अरे, ये जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? हरीराम पूरी घटना अर्चना को बताने लगा। क्या क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। हरीराम ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। अर्चना आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। गोलू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे गोलू अर्चना के काम में हाथ बटाने लगा। गोलू अब हरीराम का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन गोलू हरीराम से बोला, हरीराम, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे, मुझे भी चलना है। अरे गोलू, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहाँ पे? अरे क्या करूंगा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। और क्या, क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? बस डर ये है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो न जाने क्या समझेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे क्या, बताओ? देखो गोलू, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या है लेना देना, मुझे तो तुम्हारे संग है रहना। मेरा मतलब ये है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। हाँ। हरीराम मुस्कुराया और अगले दिन गोलू को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में गोलू ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो हरीराम का सच्चा मददगार बन गया था। हरीराम, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। गोलू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है। मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। गोलू की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची जमींदार चौधरी के कानों तक। क्या हरीराम के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेकर तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। ये बात आपने बिल्कुल पते की कही जमींदार साहब। जमींदार की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। हाँ, इस हरीराम की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर ये ससुरा हरीराम ये कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है जमींदार, बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है भीमा। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद है, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और हरीराम मेरे कदमों में होगा, देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन हरीराम और गोलू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी अर्चना को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। अरे अर्चना, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। हरीराम, इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। हरीराम ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने अर्चना को ध्यान से देखा। हरीराम, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज न मिला तो ये जानलेवा हो सकती है।
हाँ, नहीं 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 वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से हरिराम का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन हरिराम घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा ऐसा मत कहो अर्चना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। हरिराम सिर झुकाए बैठा था। तभी गोलू तेजी से दौड़ता हुआ आया। हरिराम, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे 2 भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो, हैं? हरिराम को ये बात ठीक लगी। उसी शाम वो गोलू को साथ लेकर अपने बड़े भाई केशव के घर गया। ओहो हरि राम, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए हैं? भैया, अर्चना की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है तो मैं तुम्हें कहां से दूं? हरिराम कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था हरिराम, मैंने उसके चेहरे को देखा है, वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ रे गोलू, पर चलो एक और भाई है, उनसे मिलते हैं, चलो। अब दोनों बिरजू के घर पहुंचे। बिरजू ने दरवाजा खोला और हरिराम को देखकर चौंक गया। ओ हरिराम, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया भैया, मेरी पत्नी अर्चना बहुत बीमार है, थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो यह है कि तुमने और केशव भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 बीघा मिली है, 2 बीघा। अरे निकल जा यहाँ से, अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा, मुंह उठा के चले आते, भाग यहाँ से। कैसे भाई हैं तुम्हारे हरिराम, एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है गोलू, मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पे भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है, बताओ। अगले दिन हरिराम और गोलू जमींदार की हवेली में जा पहुंचे। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था हरिराम, एक न एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा भैया। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक, जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाया मुरझाया सा खड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए बंदरवा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ भैया हरिराम, बताओ बताओ, क्यों आए हो? क्या बताएं,
आपको तो सब पता है, मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया, कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। हाँ, मेरे पास कुछ बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है, भैया उसे गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया। हरीराम सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे ये तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो हरीराम कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। ए हरीराम, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले बंदर को ले जा यहाँ से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटार 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 पटार। चुप कर। हरीराम चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो। गोलू, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। हाँ चलो मेरे साथ। हरीराम गोलू के साथ चला गया। हवेली के भीतर जमींदार और भीमा गुस्से से खौल रहे थे। ए मालिक, हरीराम तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौट आएगी। कितना दूर जाएगा वो? हरीराम गोलू के साथ घर पर आ पहुंचा और गोलू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक गोलू लौटकर नहीं आया। हरीराम और अर्चना की चिंता बढ़ने लगी। गोलू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहाँ गया। मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही गोलू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे गोलू, तू कहाँ था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके ये जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ। गोलू ने वो जड़ी बूटी अर्चना को दे दी। कुछ देर बाद अर्चना की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। हाँ। अर्चना, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और गोलू, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि अर्चना के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ, ये देखो। क्या बीज? हाँ, उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना? इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र गोलू, गोलू गोलू गोलू, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन हरीराम, गोलू और अर्चना ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया।
कुछ ही दिनों में हरीराम के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, हरिराम के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हाँ 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 हाँ। हाँ, हमारी फसल तो अभी जामी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी अर्चना, जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद हरीराम की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। हरि राम, जपो राम नाम, बन गया तू धनवान। जो सोचा था वो हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया। लेकिन अब बारी है गोलू वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का बिंदेसर का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो। हरीराम और गोलू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। बिंदेसर, भोलू, रज्जो सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। हरिराम भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताओ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब देखकर जमींदार गुस्से से अपने साथी भीमा से बोला, हाँ, ए भीमा, तू देख रहा है ना कि क्या हो रहा है? हाँ मालिक, हरिराम ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो मेरी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और मेरा दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप तो आदेश दीजिए मालिक की करना क्या है। अब बहुत हो गया भीमा। अगर ये हरिराम ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली है। अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वही खत्म कर दूंगा। कहिए। खून जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को, ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा, हरिराम को मिटा दे, जा। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। हरिराम खेत में बीजों को देख रहा था, जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। अरे गोलू, देख तो, ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुअन में जादू है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र। इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर अचानक गोलू एक ओर हट गया। सच तो ये था कि गोलू को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तभी वहां जमींदार और भीमा आ पहुंचे। भीमा के हाथ में लंबा बर्छा था। हरिराम झुका हुआ था। अब भुगतो किसान। जैसे ही भीमा ने हरिराम की ओर बर्छा फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन हरिराम पर नहीं, गोलू पर। गोलू! नहीं नहीं, ये क्या किया तूने? तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा।
जमींदार और भीमा अविश्वास भरी नजरों से घायल गोलू को देखने लगे। भीमा जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या जमींदार, इस मूर्ख बंदर ने तो हरिराम के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी हरिराम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार गोलू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहीं का, तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं हरिराम को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं हरिराम को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा ये बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर, रुक जा। गोलू के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। गोलू ने अपने मित्र हरिराम को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहां वही साधु प्रकट हो गया जिसने गोलू को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने गोलू को हरिराम की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे। साधु क्रोधित अवस्था में जमींदार और भीमा की तरफ देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और भीमा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो। रुक जाओ। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर भीमा और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु हरिराम की ओर देखकर बोला, हाँ, तुम्हारा और गोलू का साथ यहीं तक लिखा था हरिराम। लेकिन साधु महाराज, जमींदार के साथी भीमा ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन गोलू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते गोलू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना हरिराम। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से गोलू के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे ये कोई साधारण बंदर नहीं था भैया, देवता था, देवता, हरिराम का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा बंदर था। कुछ दिनों बाद हरिराम ने नम आंखों से गोलू की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। गोलू, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो जीवन भी दे दे।